गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई होप आप सभी घर पे अच्छे होंगे। आगे हम अपने क्लास को बढ़ाते हैं, जो कि हमने चैप्टर शुरू किया है नए साझेदार का प्रवेश। इस चैप्टर में हमने अपना लास्ट टॉपिक जो स्टार्ट किया था वह था वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, ख्याति का मूल्यांकन। ख्याति के मूल्यांकन की टोटल मैंने आपको 4 विधियाँ बोली थी, जिसमें से 2 एवरेज प्रॉफिट मेथड और सुपर प्रॉफिट मेथड पे हमने सवाल लगाकर देखे भी थे। इसके बाद नेक्स्ट हमारा मेथड आता है एन्युटी मेथड, वार्षिक विधि। एन्युटी मेथड बहुत ही सिंपल है। एन्युटी मेथड को हम कह सकते हैं कि ये सुपर प्रॉफिट मेथड का संशोधित रूप है, यानी कि विस्तार रूप है, या यूँ कह लो थोड़ा सा एक्सपेंड कर दिया गया। एन्युटी मेथड में कुछ नहीं करना रहता है, जैसे सुपर प्रॉफिट हम निकालते हैं उसी प्रकार से एन्युटी मेथड के अंतर्गत भी सुपर प्रॉफिट तक निकाला जाएगा। सुपर प्रॉफिट कम से कम कैलकुलेट करना है, और उस सवाल में 1 रुपये की वैल्यू का डिस्काउंटेड वैल्यू दिया रहता है। 1 रुपये की वैल्यू का डिस्काउंटेड वैल्यू, यानी कि हराशित मूल्य कह सकते हो आप, दिया रहता है। उस मूल्य से उस सुपर प्रॉफिट में जब हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी गुणा कर देंगे, तो हमारा गुडविल आ जाता है। एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ, तब ज़्यादा क्लियर होगा। देखो, इलस्ट्रेशन नंबर 9 कहता है कि निम्नलिखित तथ्यों से अधिलाभ की वार्षिक विधि के द्वारा ख्याति की गणना कीजिए। बोला कि अधिलाभ की वार्षिक विधि, यानी कि अधिलाभ आपको निकालना है, फिर उसको वार्षिक विधि के द्वारा, यानी कि एन्युटी मेथड के द्वारा ज्ञात करना है। कहता है कर के बाद शुद्ध लाभ, यानी कि प्रॉफिट बोलता है 75,000 प्रॉफिट। इसको एक्चुअल प्रॉफिट हम कह सकते हैं 75,000। फिर कहता है विनियोजित पूंजी 4 लाख, कैपिटल इन्वेस्टेड है 4 लाख। इसके बाद कहता है कि सामान्य प्रत्यय की दर, यानी कि रेट ऑफ रिटर्न 12% बोलता है। रेट ऑफ रिटर्न 12%। और आप देखोगे तो सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए जो 2 चीज़ें आपको चाहिए थी वो है आपके पास। एक्चुअल प्रॉफिट है, नॉर्मल प्रॉफिट आप निकाल लोगे। तो सुपर प्रॉफिट का आपको फॉर्मूला याद है, एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। आगे इन्फॉर्मेशन में कहता है कि 1 रुपये का 5 वर्ष के लिए वार्षिकी का वर्तमान मूल्य क्या है। 1 रुपीज वैल्यू ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 5 ईयर्स। ये आपको हमेशा निकाल के दिया रहेगा, ये आपको निकालने की ज़रूरत नहीं है। और एक बात और बता दूं, ये चीज़ अभी आपके स्तर की है भी नहीं कि आपको समझाया जाए कि ये निकलता कैसे है, होता क्या है। फिलहाल इतना जानिए कि आपको सवाल में हमेशा मिलेगा। तो ये दिया हुआ है 3.604776, 3.604776। अब इसमें कुछ नहीं करना है, जैसे आप सुपर प्रॉफिट मेथड में सुपर प्रॉफिट निकालते थे वैसे ही निकालो। आपको एक्चुअल प्रॉफिट निकालने की ज़रूरत है नहीं, दिया हुआ है। नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लीजिए। जब हम सॉल्व करने जाएंगे, नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल टू होता है कैपिटल इन्वेस्टेड इनटू रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। कैपिटल इन्वेस्टेड देखिए 4 लाख दिया हुआ है, रेट ऑफ रिटर्न 12% है, ये हो गया 48,000। एक्चुअल प्रॉफिट गिवन है, हमारा सुपर प्रॉफिट निकल जाएगा। सुपर प्रॉफिट इक्वल टू होता है एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एक्चुअल प्रॉफिट है
75,000 माइनस 48,000 हमारा नॉर्मल प्रॉफिट है, ये हो गया 27,000। ठीक है, 1 मिनट रुकिएगा। ये हो गया 27,000। और इसके बाद बस कुछ करना नहीं है। आप सुपर प्रॉफिट जब निकालते थे दूसरे वाले मेथड में, याद रखिएगा, तो नंबर ऑफ ईयर परचेज होता था, तो गुडविल इक्वल टू क्या करते थे, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। यहाँ पे एन्युटी मेथड में बस इतना करना है कि गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू 1 रुपीज प्रेजेंट वैल्यू, जो 1 रुपए का वर्तमान मूल्य दिया है उससे मल्टीप्लाई कर देना फॉर्मूला में एक छोटी सी चीज चेंज हो गई। ये है 27,000, 1 रुपए का वर्तमान मूल्य है 3.604776। अब देखो ये काफ़ी लंबा जाएगा, इसलिए मैं देख कर लिख देता हूँ इसका आंसर। इसका आंसर आएगा 97,329 रुपीज़ अप्रॉक्स, क्योंकि हम क्या करते हैं, दशमलव हटाकर अप्रॉक्स यानी कि निकटतम जो होता है वो लिख देते हैं, कितने रुपए भैया आएंगे, क्योंकि गुडविल का वैल्यूएशन अब दशमलव तक नहीं ले जाता है। अगर उसके बाद 329 के बाद मान लो 0.5 भी आ रहा है या 0.4 आ रहा है, तो उसको हटाकर वहाँ आगे लिख देंगे अप्रॉक्स की 329 रुपये तक की इसकी वैल्यू है, 97,329 रुपये। ये है आपका एन्युटी मेथड। अब बहुत ही सरल है, क्योंकि वैसे ही काम करना है, सुपर प्रॉफिट निकाल लेना है। सुपर प्रॉफिट निकालने के बाद 1 रुपये की जो डिस्काउंटिंग वैल्यू दी होगी उसको उससे मल्टीप्लाई कर देना, वो हो जाएगा आपका गुडविल। एन्युटी मेथड के लिए आप कह सकते हो कि आपका ये फॉर्मूला गुडविल का चेंज हो जाएगा। गुडविल का फॉर्मूला एन्युटी मेथड के अकॉर्डिंग कुछ इस तरीके से हो जाएगा। आगे हम बढ़ते हैं, तो अपना लास्ट नहीं, सेकेंड लास्ट, क्योंकि लास्ट एक और है गुडविल के लिए। हम नेक्स्ट अपना मेथड पे चर्चा करते हैं, जो कि इम्पॉर्टेंट है और समझना भी जरूरी है। नेक्स्ट मेथड है कैपिटलाइजेशन मेथड, यानी कि पूंजीकरण विधि। नेक्स्ट मेथड है कैपिटलाइजेशन मेथड, यानी कि पूंजीकरण विधि। पूंजीकरण विधि क्या है? पूंजीकरण विधि में हम क्या करते हैं, फर्म की जो वास्तविक लाभ के आधार पर, जो फर्म लाभ कमा रही है उसके आधार पे फर्म का कुल वैल्यू निकालते हैं, फर्म का कुल वैल्यू निकालते हैं, वो ही कहा जाता है। और दूसरा, वास्तव में जितना फर्म का वैल्यू है, यानी कि कुल संपत्तियां, नेट संपत्तियां जो पड़ी हैं वो निकालते हैं। और वो दोनों चीज़ें प्राप्त करने के बाद, एक वास्तविक लाभ के आधार पर जो फर्म की वैल्यू आई और एक जो वास्तव में स्थिति है वो आई, दोनों का अंतर ही ख्याति कहलाता है। दोनों का अंतर ही ख्याति कहलाता है। यह विधि कैपिटलाइजेशन मेथड है। आगे इस पे आते हैं, तो देखिए जरा कैपिटलाइजेशन मेथड में क्या लिखा है कि इस विधि के अंतर्गत साझेदारी फर्म के कुल मूल्य और शुद्ध संपत्तियों का अंतर फर्म की ख्याति कहलाती है। नेक्स्ट मेथड पे हम चर्चा करते हैं। नेक्स्ट मेथड है हमारा कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड बहुत ही आसान मेथड है, बट इम्पॉर्टेंट भी है। कैपिटलाइजेशन मेथड में हम फर्म की वास्तविक मूल्य को पहले निकालते हैं, फर्म की वैल्यू को निकालते हैं और फर्म में बची हुई शुद्ध संपत्तियों को ज्ञात करते हैं। जब फर्म का वास्तविक मूल्य पता चल जाता है और जब फर्म की शुद्ध संपत्तियां पता चल जाती हैं, तो दोनों का अंतर ही फर्म का ख्याति कहलाता है। इसमें आते हैं, देखिए कैसे काम करते हैं। सबसे पहले वैल्यू ऑफ फर्म निकालते हैं, यानी फर्म का मूल्य, वो निकलता है एवरेज प्रॉफिट। अगर एवरेज प्रॉफिट दिया है तो एवरेज प्रॉफिट बोलेंगे, अगर एक्चुअल प्रॉफिट का है तो एक्चुअल प्रॉफिट बोलेंगे। ठीक है, एक्चुअल प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन, ये दोनों एक ही चीज़ है। यहाँ तो अगर
क्वेश्चन में औसत लाभ बोला है तो आप एवरेज प्रॉफिट ले लीजिए, शुद्ध लाभ बोला है तो एक्चुअल प्रॉफिट ले लीजिए, दोनों में से जो मन करे लीज लीजिए, इंटू 100 अपॉन रेट ऑफ रिटर्न। इस प्रकार हम अपना वैल्यू ऑफ फॉर्म निकाल लेते हैं। इसके बाद दूसरे स्टेप में हम नेट एसेट्स का कैलकुलेशन करते हैं। नेट एसेट्स इक्वल टू होता है टोटल एसेट्स, और टोटल एसेट्स यानी कि जो फॉर्म में कुल संपत्तियां एक्सक्लूडिंग, मतलब कि किनको छोड़कर, एक्सक्लूडिंग फिक्टिशियस एसेट्स, जो नाम मात्र संपत्तियां होती हैं, ध्यान होगा आपको, पीएनएल का डेबिट बैलेंस वगैरह, माइनस टोटल आउटसाइड लायबिलिटी, टोटल आउटसाइड लायबिलिटी। शुद्ध संपत्तियों को निकालने के लिए कुल संपत्तियों में से बाह्य दायित्वों को हम घटा देते हैं, और यहाँ पे कुल संपत्तियां कौन से लेंगे, जो फिक्टिशियस एसेट्स यानी कि पीएनएल का डेबिट बैलेंस जो होता था, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वगैरह, उनको टोटल एसेट्स में शामिल नहीं करेंगे। तो जब हमारे पास फॉर्म की वैल्यू आ जाएगी और शुद्ध संपत्तियां आ जाएंगी, तब जाके हम गुडविल निकाल लेंगे। गुडविल इक्वल टू हो जाएगा टोटल वैल्यू ऑफ फॉर्म, वैल्यू ऑफ फॉर्म माइनस नेट एसेट्स ऑफ फॉर्म। नेट एसेट्स भी सिंपली कह सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार हमारा गुडविल निकल जाता है। ये हो गया हमारा कैपिटलाइजेशन मेथड। इस पे एक सवाल लगा लेते हैं, देखते हैं कि सवाल कैसे करेंगे। अगर सवाल पे हम बढ़े तो एक हमारा इलस्ट्रेशन है 10, जिसमें कहता है एक फॉर्म औसत लाभ के रूप में 72,000 रुपये कमाती है, यानी कि एवरेज प्रॉफिट बोला है। एवरेज प्रॉफिट कहता है 72,000 रुपीज अर्न करता है। फिर कहता है उसका सामान्य लाभ की दर 12% है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 12% है, और फिर कहता है कि फॉर्म की कुल संपत्ति 8 लाख है, टोटल एसेट बताया है 8 लाख, और टोटल आउटसाइड लायबिलिटी भी बोला है। आउटसाइड लायबिलिटी, टोटल आउटसाइड लायबिलिटी है 3,20,000 यानी कि 3.2 लाख, और कहता है कि फॉर्म की ख्याति क्या है। तो कैपिटलाइजेशन मेथड के नज़रिए से जब चलेंगे तो सबसे पहले निकालेंगे वैल्यू ऑफ फॉर्म। तो सॉल्व करते हैं, वैल्यू ऑफ फॉर्म निकालेंगे। तो वैल्यू ऑफ फॉर्म का फॉर्मूला आपको पता है, एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन रेट ऑफ रिटर्न। एवरेज प्रॉफिट 72,000 दिया हुआ है, 100 अपॉन 12% रेट ऑफ रिटर्न बोला है, ये हो गया 6 लाख, ये हो गया 6 लाख, ठीक है। अब इसके बाद हम नेट एसेट्स निकाल लेंगे। नेट एसेट्स इक्वल टू टोटल एसेट्स माइनस टोटल आउटसाइड लायबिलिटी। ये हो गया हमारा फॉर्मूला नेट एसेट्स का। टोटल एसेट्स है हमारा 8 लाख, आउटसाइड लायबिलिटी है 3,20,000। इस प्रकार हमारा नेट एसेट्स हो गया 4,80,000, 4,80,000।
और जब हमारे पास वैल्यू ऑफ फॉर्म पता चल गया, नेट एसेट्स पता चल गया, तो कैपिटलाइजेशन मेथड के नज़रिए से हम गुडविल भी निकाल लेंगे। गुडविल इक्वल टू होता है वैल्यू ऑफ फॉर्म माइनस नेट एसेट्स। वैल्यू ऑफ फॉर्म 6 लाख आया है, नेट एसेट्स 4,20,000 है, सॉरी 4,80,000 है, 4,80,000 है। तो हमारा 1,20,000 का गुडविल फॉर्म का होगा। ठीक है, इसे बोलते हैं कैपिटलाइजेशन मेथड, यानी कि पूंजीकरण विधि। इस विधि में हम पहले फॉर्म का वैल्यू निकालते हैं कि कुल फॉर्म की वैल्यू कितनी है, फिर सेकेंड स्टेप में संपत्ति यानी कि शुद्ध संपत्ति निकालते हैं कि फॉर्म की कुल शुद्ध संपत्ति कितनी है। ये दोनों चीज़ें ज्ञात करने के बाद गुडविल इक्वल टू होता है वैल्यू ऑफ फॉर्म माइनस नेट एसेट्स, यानी कि दोनों के अंतर को ही फॉर्म की ख्याति कही जाती है। आज मैंने आपको एन्युटी मेथड और कैपिटलाइजेशन मेथड, दो मेथड बताए। लास्ट हमारा जो मेथड है वह मेथड है हिडन गुडविल। हिडन का मतलब होता है छिपा हुआ, गुडविल मतलब ख्याति, यानी कि छिपी हुई ख्याति, यानी कि ये हिंदी इसका क्या लिखा है, छिपी हुई ख्याति लिखा है। अब इसको निकालने का एक तरीका होता है कि फॉर्म में जब हम गुडविल का कैलकुलेशन कर रहे हैं तो मान लो किसी मेथड से नहीं कहता है, ना एवरेज प्रॉफिट, ना सुपर प्रॉफिट, ना कैपिटलाइजेशन, ना एन्युटी, कोई मेथड से नहीं कह रहा, लेकिन जानना चाह रहे कि गुडविल क्या है। तो इस कंडीशन में क्या करते हैं कि नए साझेदार के द्वारा अपने हिस्से के लिए लाए गए पूंजी के आधार पर फॉर्म की कुल पूंजी ज्ञात करते हैं। फॉर्म की कुल पूंजी ज्ञात करते हैं कि उसकी पूंजी के आधार पर फॉर्म की कुल पूंजी बनेगी कितनी, और उसके बाद वास्तव में नए साझेदार और पुराने साझेदार के पूंजियों को मिलाकर जो वास्तविक पूंजी होती है वो भी निकालते हैं, और उन दोनों के बीच का अंतर ही छिपी हुई ख्याति कहलाती है। एक पहले स्टेप में मैंने कहा कि नए साझेदार के आधार पर हम फॉर्म का कुल पूंजी निकालेंगे। एक वो जितने हिस्से के लिए और जितना पैसा लाया है उसके आधार पर क्या हो जाएगा, मान लो 10,000 रुपये वो 1/4 लाख प्राप्त करने के लिए लाया, यानी कि 1/4 के लिए वो 10,000 ला रहा है, तो 4 भाग के लिए 40,000 होगा फॉर्म का कुल पूंजी। अगर हम 4/1 कर दें और 10,000 से मल्टीप्लाई कर दें तो फॉर्म की कुल पूंजी हो जाएगी कितनी, 40,000। और इसके बाद वास्तव में जो पुराने साझेदार पड़े हैं उनकी पूंजी मिलाकर बन रही है 20,000, और ये नया वाला लाया है 10,000 और, तो वास्तविक पूंजी हो गई 30,000, और नए साझेदार के आधार पर पूंजी हो रही थी 40,000। तो दोनों के बीच का अंतर यानी कि 40,000 जो नए साझेदार के आधार पर बन रहा था फॉर्म की कुल पूंजी, और वास्तव में जो फॉर्म की कुल पूंजी है वो है 30,000। इन दोनों के बीच का अंतर जो 10,000 है वही फॉर्म का छिपी हुई ख्याति कहलाती है। आते हैं आगे, एक इलस्ट्रेशन दिया हुआ है, उसको करते हुए समझेंगे तो ज़्यादा दिमाग में क्लियर हो जाएगा कि हिडन गुडविल निकालते कैसे। सिंपल से 2 स्टेप हैं, वो 2 स्टेप अगर हम कंप्लीट कर ले तो हमारा हिडन गुडविल आ जाएगा। और समझने का जरूरत है कि कैसे पकड़ेंगे कि ये हिडन गुडविल मांग रहा है, क्योंकि देखो इसके नाम में ही हिडन, ये आपको बताएगा नहीं, कह देगा कि ख्याति निकालो। देखो कहता है हिडन गुडविल में जो 4 लाइनें लिखी वो मैं पढ़ देता हूँ। जब नया साझेदार ख्याति का रकम नगद नहीं लाता है तो इस स्थिति में फॉर्म की ख्याति की गणना नए साझेदार की पूंजी और उसके लाभ के हिस्से के आधार पर की जाती है। आधार क्या होता है, एक तो उसका पूंजी और दूसरा उसके लाभ का हिस्सा, दूसरा उसके लाभ का हिस्सा। तो आगे अगर हम आए तो इलस्ट्रेशन नंबर 11 में कहता है कि क्रमशः 16,000 तथा 12,000 रुपये पूंजी के साथ एक्स और वाई साझेदार हैं। तीसरा मेथड हम पढ़ रहे हैं हिडन गुडविल, जिसका इलस्ट्रेशन हम एक लगा रहे हैं, जिसमें एक सवाल में बोलता है कि एक्स और वाई 2 पार्टनर हैं जिनका कैपिटल दिया हुआ है 16,000 और 12,000। 16,000 रुपये एक्स भैया का है
और 12,000 रुपये वाई का है। इसके बाद कहता है कि उन लोगों ने फर्म के 1/4 हिस्से के साथ जेड को प्रवेश दिया। तो जेड का देखो शेयर बता रहे हैं, यानी प्रॉफिट में शेयर बोला है 1/4 भाग पाएगा। इसके बाद कहता है जेड अपनी पूंजी के रूप में 16,000 रुपये लाता है। जेड का कैपिटल कितना दिया है? 16,000। कितना है? 16,000। ठीक है। और आगे कहता है कि फर्म की ख्याति तथा जेड के हिस्से की ख्याति की गणना कीजिए। पहले तो फर्म की भी ख्याति निकालिए और उसके साथ साथ जेड का उस ख्याति में कितना हिस्सा है उसको भी निकालिए। तो देखिए इसको जब सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे? सबसे पहले क्या करेंगे कि जेड के हिस्से के आधार पर, उसके लाभ के हिस्से के आधार पर, उसके पूंजी के अनुसार हम फर्म का कंबाइंड कैपिटल निकालेंगे। क्या निकालेंगे? कंबाइंड कैपिटल। कैपिटल ऑफ फर्म ऑन बेस ऑफ जेड कैपिटल। तो देखना जेड 16,000 रुपये 1/4 हिस्से के लिए लाया है। फॉर्म में कुल 4 हिस्सा जिसमें से एक हिस्सा जेड को दिया जा रहा है, तो उसके लिए वो कितना ला रहा है? 16,000। तो पूरे 4 हिस्से के लिए टोटल कैपिटल कितना हो जाएगा? टोटल कैपिटल ऑफ फर्म 16,000 गुणे 4/1, ये हो गया 64,000। ये हो गया जेड के आधार पे फर्म का कुल पूंजी। और अब वास्तव में कितना कैपिटल है? एक्चुअल कंबाइंड कैपिटल भी निकाल लेते हैं। एक्चुअल कंबाइंड कैपिटल कितना है ये भी देखते हैं जरा। एक्चुअल कंबाइंड कैपिटल इक्वल टू हो जाएगा तीनों साझेदारों की पूंजी को वास्तव में जो है वो जोड़ दो। तो x का 16, y का 12 और z का 16। x का 16,000 है वास्तव में, y का 12,000 है और z का फिर से 16,000। ठीक है। तो ये हो गया 44,000 यानी एक्चुअल कंबाइंड कैपिटल है 44,000। अब क्या है, इन दोनों कैपिटल के बीच का अंतर ही हिडन गुडविल है। तो हिडन गुडविल इक्वल टू हो जाएगा कैपिटल ऑफ फर्म ऑन बेस ऑफ जेड माइनस एक्चुअल कंबाइंड कैपिटल। एक्चुअल कंबाइंड कैपिटल। तो जेड के बेस पे कैपिटल फॉर्म की बन रही थी 64,000 और एक्चुअल में कैपिटल है 44,000। तो हिडन गुडविल हो गया 20,000 रुपए। हिडन गुडविल हो गया 20,000 रुपए। देखिए फॉर्म की गुडविल हमने निकाल दी, हिडन गुडविल के आधार पे वो है 20,000। इसी सवाल में पूछा था कि जेड का गुडविल में कितना हिस्सा होगा, तो जेड शेयर इन गुडविल, जेड शेयर इन गुडविल इक्वल टू कुल 20,000 ख्याति है फॉर्म की, उसका हिस्सा होगा 1/4, क्योंकि वो 1/4 के लिए ही आया है। ये हो गया 5,000। इस प्रकार से हम जेड का भी शेयर निकाल लिए गुडविल में। ध्यान दीजिएगा किसमें? गुडविल में। और हिडन गुडविल कैसे निकालते हैं ये भी मैंने आपको बता दिया और समझा दिया। आज हमारा वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का टॉपिक कंप्लीटली क्लोज है। मैंने आपको वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के 5 टॉपिक्स पढ़ा दिए हैं। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पढ़ा चुका हूँ, सैक्रिफाइसिंग रेशियो पढ़ा चुका हूँ और उम्मीद करता हूँ कि इस आधार पर लगभग प्रैक्टिकल पोर्शन में जो क्वेश्चन है करीब अच्छे खासे 10-12 है। 10-12 है, मैं देखता हूँ कितने हैं। हाँ, करीब 11 क्वेश्चन है
तो आप सभी 11 क्वेश्चन तक कल मुझे लगाकर व्हाट्सएप ग्रुप में कॉपी की फ़ोटो लेकर भेजोगे। देखो, वीडियो क्लास में बेशक आपका और मेरा मुलाकात नहीं हो रहा है, पर जब क्लास में मुलाकात होगा तो कोशिश आपकी यही होनी चाहिए कि आप मुझसे बच जाओ, क्योंकि अगर आप काम कंप्लीट नहीं किए रहोगे तो बेहतर नहीं होगा आपके लिए। इसे आप एक छोटी सी डांट ही समझिए। उम्मीद करता हूँ कि आप डेली घर पे पढ़ रहे होंगे और सवाल सारे लगा रहे होंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू।